रुको जरा सोचो, अगर वाराणसी की भीड़ में एक ऐसी औरत चाय बेच रही हो जिसे देखने भर से लगता है कि उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं जिंदगी की है, और आज उसी औरत की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी किस्मत, उसके बेटे और पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम इस मोड़ को मिस कर गए तो यकीन मानो तुम आज की सबसे सच्ची कहानी खो दोगे। और हाँ, आज इस कहानी के साथ हमारा छोटा सा मिशन है, 25K लाइक और 10K नए सब्सक्राइबर। देखते हैं कितने लोग एक मेहनतकश माँ के साथ खड़े होते हैं। जो लोग माँ के साथ खड़े हैं वह लोग कमेंट में लाल दिल भेजें। सुबह का वक्त था। वाराणसी शहर की 70 घाट वाली सड़क पर भीड़ भाड़ के बीच सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी की बेंचें और चूल्हे पर उबलती हुई केतली से उठती भाप। उस दुकान में खड़ी थी कविता, साधारण सी साड़ी में, माथे पर बिंदी, चेहरे पर थकान की हल्की लकीरें, लेकिन आंखों में अजीब सी दृढ़ता और सादगी। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, चाय बनाना, कुल्हड़ सजाना, ग्राहकों को चाय थमाना। उसकी थकी हुई उंगलियां मेहनत का बोझ ढो रही थीं, पर चेहरे पर आत्मसम्मान का भाव अब भी जिंदा था। उसी समय सड़क पर एक चमचमाती काली BMW रेड सिग्नल पर आकर रुकी। गाड़ी के शीशे के पीछे बैठा था विवेक। आज वह करोड़पति बिजनेसमैन था, लाखों की गाड़ियों और करोड़ों के बिजनेस का मालिक। पर उस वक्त उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने अनजाने में बाहर देखा और नजर उस चाय की दुकान पर जाकर ठहर गई। जैसे ही उसकी आंखें कविता पर पड़ी, उसका दिल जोरों से धड़क उठा, होंठ कांप गए और उसने अनजाने में बुदबुदाया, कविता। सिग्नल हरा हुआ तो बाकी गाड़ियां आगे बढ़ गईं, लेकिन विवेक ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं साइड में लगाओ। ड्राइवर ने चौंक कर पूछा, सर सब ठीक है? विवेक ने धीमी आवाज में कहा, बस 2 मिनट। गाड़ी किनारे लग गई और विवेक उतरा। सूट और चमकते जूतों में उसकी पहचान साफ झलक रही थी, पर चेहरा तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। उसके कदम धीरे धीरे उस चाय की दुकान की ओर बढ़ रहे थे, जैसे बरसों का बोझ पैरों में बंध गया हो। कविता ने सिर उठाया। उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी। हाथ में पकड़ी चम्मच ठहर गई, आंखें फैल गईं, चेहरा सन रह गया। बरसों बाद सामने वही चेहरा था, वही विवेक। होठ कांप उठे और धीमे स्वर में उसके मुंह से निकला, विवेक। विवेक ने कुछ कदम और बढ़ाए। उसकी आंखों में बरसों की जुदाई का सैलाब उमड़ पड़ा। हाँ कविता, मैं ही हूँ। सोचा नहीं था किस्मत मुझे यहाँ ले आएगी। कविता ने अपनी पलकों को झुका लिया। दिल कांप रहा था, पर आवाज को संभालते हुए बोली, चाय बना दूं? उसकी आवाज में वही सादगी थी, लेकिन भीतर का दर्द साफ झलक रहा था। विवेक ने सिर हिलाया। कविता ने केतली से चाय निकाली और कुल्हड़ में डालकर उसके सामने रख दी। विवेक ने कांपते हाथों से कुल्हड़ थामा। जैसे ही पहला घूंट गले से उतरा, उसके दिल में भूली बिसरी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां उसकी ओर कविता की कहानी ने पहली बार सांस ली थी। वाराणसी का DAV कॉलेज, बड़ा सा कैंपस, बड़े बड़े क्लासरूम, और जब नया सेशन शुरू हुआ था, भीड़ में ढेरों नए चेहरे थे, लेकिन विवेक की नजर ठहर गई थी सिर्फ एक पर, कविता पर। वह सफेद सलवार कुर्ते में, हाथों में किताबों का ढेर लिए, तेज तेज कदमों से क्लास की ओर भाग रही थी। माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर मासूमियत। तभी अचानक उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। सब लोग आगे बढ़ते गए, कोई पलटकर रुका तक नहीं। विवेक आगे झुका, किताबें उठाई और मुस्कुराकर कहा, यह आपकी है। कविता ने नजर उठाई। उसकी आंखों में झिझक थी, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। थैंक यू। बस उसी पल से विवेक के दिल में कुछ नया अंकुर फूट गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी गलियारे में, तो कभी कैंटीन में। एक बार कैंटीन में कविता अकेली बैठी थी। उसने चाय का कप उठाया तो देखा बगल में विवेक पहले से खड़ा था। कप खाली है, अगर बुरा न मानो तो साथ बैठ सकता हूँ, विवेक ने सहज भाव से कहा। कविता ने सिर झुका लिया, पर होठों पर मुस्कान आ गई। उस दिन से दोनों अक्सर साथ चाय पीने लगे। कविता पढ़ाई में अच्छी थी, पर मंच पर जाने से डरती थी। एक बार कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हुई, उसका नाम लिखा गया, लेकिन मंच पर कदम रखते ही उसकी आवाज कांपने लगी। लोग हंसने लगे। तभी पीछे से विवेक ने जोर से ताली बजाई और कहा, तुम बोल सकती हो कविता, मुझे पता है तुम सबसे अच्छी हो। वो शब्द कविता के लिए जैसे जादू बन गए। उसने कांपते होंठ खोले और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पूरी ऑडियंस खामोश हो गई। जब उसका भाषण खत्म हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह प्रतियोगिता जीत गई। मंच से उतरते समय उसने सबसे पहले विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उस नजर ने कविता को पहली बार यह यकीन दिलाया कि कोई है जो उस पर भरोसा करता है। दिन बीतते गए। अब उनकी बातें किताबों से निकलकर सपनों तक पहुंच गई थीं। गंगा किनारे बैठना उनकी आदत बन गया था। कविता अक्सर पानी की लहरों में कंकड़ फेंकती और पूछती, विवेक तुम्हारे सपने क्या हैं? विवेक आसमान की तरफ देखता और कहता, सपने बड़े हैं, लेकिन अगर तुम साथ हो तो हर पूरा कर लूंगा। कविता मुस्कुराकर चुप हो जाती। उसकी आंखों की चमक बहुत कुछ कह देती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर दोनों ने कभी सीधे सीधे इजहार नहीं किया। वे सिर्फ आंखों से बातें करते, मुस्कानों से एहसास जताते। बरगद की छाव, क्लास की खिड़कियां और कैंटीन की चाय, हर जगह उनकी खामोश मोहब्बत गूंजती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। विवेक का परिवार गरीब था,
पिता ने साफ कह दिया, अब पढ़ाई छोड़कर कमाने जा, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। विवेक का दिल टूट गया। उसे पता था कि हालात के आगे वह बेबस है। एक शाम गंगा किनारे जब सूरज ढल रहा था, उसने कविता से कहा, अगर कभी मैं दूर चला जाऊं तो याद रखना, लौट कर जरूर आऊंगा। कविता की आंखें भर आईं। उसने पहली बार उसका हाथ थाम कर कहा, कभी मत कहना कि हमारी राहें अलग हो सकती हैं। मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। हवा भारी हो गई थी। गंगा की लहरें जैसे उनकी कस्मों को अपने साथ बहा ले गईं, लेकिन किस्मत ने बेरहम मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद कविता की शादी गांव में कर दी गई। विवेक दूसरे शहर चला गया, संघर्ष और सपनों की उस दुनिया में जहां रिश्तों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली थी। समय भागता गया। देखते देखते 10 से 11 साल बीत गए। खैर, अब विवेक की चाय खत्म हो चुकी थी। स्वाद जुबान से मिट चुका था और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसने धीरे से नजरें ऊपर उठाईं। देखा, सामने वही कविता थी, पर अब कॉलेज की लड़की नहीं, बल्कि सड़क किनारे चाय बेचती एक मजबूत औरत। और तभी दुकान के भीतर से एक मासूम आवाज आई, मां। विवेक का दिल धक से रह गया। उस मासूम आवाज को सुनकर वह जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों में मां शब्द बार बार गूंज रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर दुकान के अंदर की ओर गई। वहां खड़ा था 8-9 साल का एक बच्चा। दुबला पतला शरीर, साफ लेकिन पुराने कपड़े, पीठ पर किताबों से भरा बैग, आंखों में मासूम चमक और चेहरे पर वही निश्चल मुस्कान जो कभी कविता के चेहरे पर दिखा करती थी। बच्चा दौड़कर कविता के पास आया और उसका आंचल पकड़ते हुए बोला, मां, स्कूल देर हो रही है, चलो ना। विवेक की सांसें थम सी गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कविता, ये तुम्हारा बेटा है? कविता ने चुपचाप बेटे के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, हां, यही मेरी दुनिया है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की वही मजबूत रेखा अभी भी थी। विवेक की आंखों में बरसों की मोहब्बत, जुदाई और अब दर्द एक साथ उमड़ आए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, पर कविता, तुम्हें यह सब अकेले क्यों झेलना पड़ा? शादी तो हुई थी ना? फिर कविता ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें दूर सड़क की ओर चली गईं, जैसे वहां उसे अपने जवाब मिल रहे हों। हां, शादी हुई थी गांव में, लेकिन पति शराब का आदी था। घर में मारपीट, अपमान और लानत ही मिली। मैंने बहुत सहा, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। पर जब लगा कि अब उसकी मासूमियत भी उस जहर में डूब जाएगी, तब मैं सब छोड़कर शहर चली आई। दूसरी शादी का सहारा ले सकती थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा सौतेलेपन की चोट खाए। इसीलिए इस चूल्हे, इस धुएं, यही मेरी इज्जत बन गए। विवेक का गला भर आया। उसके होंठ कांपे, आंखें लाल हो गईं। कविता, तुमने ये सब अकेले झेला और मैं कहीं और दुनिया जीतने में लगा रहा। कविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी, न इल्जाम, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। विवेक, जिंदगी हमेशा हमारी चाहतों के हिसाब से नहीं चलती। मैंने जो रास्ता चुना वो सिर्फ अपने बेटे के लिए था। मुझे किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं बस इतनी चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए और कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। बच्चा मासूमियत से विवेक की ओर देख रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में एक अनकही उम्मीद थी। शायद उसे महसूस हो गया था कि यह अंकल उसकी मां की आंखों में आंसू भी ला रहा है और उनकी मुस्कान भी। विवेक झुककर बच्चे के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। बच्चे ने मासूम मुस्कान दी। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि मम्मी को कभी तकलीफ ना हो। यह सुनकर विवेक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कविता की ओर देखा। कविता, मैं करोड़ों का मालिक हूं, पर आज मुझे लग रहा है कि असली दौलत तुम्हारे पास है। ये बेटा, जिसकी आंखों में सपने हैं और दिल में मां का भरोसा। कविता चुप रही। उसके होंठ कांपे, लेकिन कुछ कह न पाई। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। सड़क पर शोर था, गाड़ियों की रफ्तार थी, पर इस छोटे से चाय के ठेले पर खड़ा हर पल एक अधूरी दास्तान की तरह भारी था। विवेक ने धीरे से कहा, कविता, तुम्हें अकेले ये सब और नहीं सहना चाहिए। अगर तुम इजाजत दो
तो मैं तुम्हारे और आदित्य के लिए। वह रुक गया। आवाज में सच्चाई थी, पर कविता की आंखों में शंका और डर। लेकिन विवेक की आंखों में आंसू थे। आवाज कांप रही थी, पर दिल से निकली बात बिल्कुल सच्ची थी। कविता, बरसों से मैं सिर्फ दौलत और शोहरत कमाता रहा, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मैंने असली जिंदगी खो दी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे और आदित्य के लिए सब कुछ बदल सकता हूं। तुम अकेली क्यों लड़ो, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ। कविता का दिल एक पल को धक से रह गया। बरसों पहले जिस आवाज को उसने अपने दिल में कैद कर लिया था, वही आवाज आज फिर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपे, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। धीमे से बोली, विवेक, तुम्हारे शब्द मीठे हैं, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूं। और मुझे डर है, अगर समाज ने सवाल उठाए तो, अगर उसने एक दिन मुझसे पूछा, मम्मी, आपने दोबारा क्यों शादी की? क्या तुम्हें यकीन है कि वह सौतेलेपन की छाया से बच पाएगा? विवेक ने पूछा। वह तुरंत बोला, पर मैं तो उसका बाप बनना चाहता हूं कविता, दिल से अपनाना चाहता हूं, उसे अपना बेटा कहकर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहता हूं। क्या यह सौतेलापन होगा? कविता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम्हारी नीयत पर मुझे शक नहीं विवेक, पर दुनिया की नीयत पर है। लोग मेरे बेटे को उंगली दिखाएंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि उसकी मां ने करोड़पति से शादी कर ली ताकि आराम पा सके। मैं अपने बेटे की नजरों में कभी गिरना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वह अपनी मां को मजबूत देखे, चाहे टूटी हुई ही क्यों ना हो। विवेक का दिल चीर गया। वह आगे बढ़कर बोला, कविता, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ सहारा देना चाहता हूं? नहीं, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। दौलत, शोहरत सब पा लिया, लेकिन जब रात को अकेला होता हूं तो खालीपन मुझे खा जाता है। और आज जब तुम्हें देखा, तुम्हारे बेटे आदित्य को देखा, तो लगा मेरी अधूरी दुनिया पूरी हो सकती है। कविता ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार चमक रहा था, लेकिन आवाज में कड़वाहट थी। विवेक, तुम्हारी बात सुनकर दिल तो मान जाता है, पर दिमाग नहीं। मैंने समाज की चोटें खाई हैं, रिश्तों की गालियां सुनी हैं। मैं अपने बेटे को दोबारा उसी दलदल में नहीं फेंक सकती। अगर मुझे अपने आंसू पीने पड़े तो पी लूंगी, पर अपने बच्चे की हंसी पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगने दूंगी। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। सड़क का शोर, हॉर्न, भीड़, सब फीका पड़ गया था, जैसे दुनिया ने उनके लिए सांसें रोक ली हों। आदित्य अपनी मां का आंचल पकड़े मासूमियत से उन्हें देख रहा था। उसे समझ नहीं था कि ये दोनों बड़े लोग इतने भारी शब्द क्यों बोल रहे हैं। उसने धीरे से मां का हाथ दबाया। मम्मी, स्कूल जाना है ना? आदित्य ने मासूमियत से पूछा। कविता ने उसकी ओर देखा, उसके बालों को सहलाया, फिर नजरें धीरे से विवेक की तरफ उठाईं। तुम्हारी बातें मीठी हैं विवेक, पर मेरा सच बहुत कड़वा है। शायद इस जन्म में हमारी मोहब्बत सिर्फ यादों में ही पूरी होगी। विवेक की आंखें भीग गईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में ही अटक गए। दिल पर पत्थर जैसा बोझ उतर आया। कुछ देर तक वह खामोश खड़ा रहा, आंखों में आंसू, लेकिन उनमें एक जिद भी चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली और सीधे कविता की आंखों में देखा। अगर इस जन्म में भी हमारी मोहब्बत अधूरी रही तो दुनिया हमें जीते जी मार देगी। तुम कहती हो समाज ताने देगा, तो मैं चाहता हूं कि समाज के सामने ही तुम्हारा और आदित्य का हाथ थाम लूं, ताकि कोई उंगली ना उठे, बल्कि सबको दिखे कि मैं तुम दोनों का अपनाया हूं। कविता चौंक गई। विवेक, ये इतना आसान नहीं है। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में ठहराव और सच्चाई थी। आसान, मैं भी जानता हूं नहीं है, लेकिन अगर हम डरते रहे तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। कविता, तुम्हारी आंखों में मैं जो सपना देखता हूं, उसे अधूरा छोड़कर मैं सालों तक भटकता रहा। आज किस्मत ने हमें फिर मिलाया है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें और आदित्य को दुनिया के सामने अपनाऊंगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। कविता का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। लोग क्या सोचेंगे विवेक? उसने धीमी आवाज में पूछा। विवेक ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग कल भी बोलते थे,
आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी उनकी सोच से नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं कि आदित्य जब बड़ा हो तो गर्व से कह सके, यह मेरे पापा हैं, और तुम कह सको, हाँ, यह मेरे पति हैं। कविता की आंखें भर आईं। बरसों की कस्में, डर और समाज की परवाह एक पल में टूटने लगीं। उसने कांपते होठों से कहा, अगर तुम सच में इतना साहस रखते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। पर याद रखना, यह सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इज्जत की लड़ाई भी होगी। विवेक ने हल्की मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें वादा करता हूं कविता, अब कोई जुदाई नहीं होगी। कविता ने कुछ पल हिचकिचाकर उसका हाथ थाम लिया। आदित्य मासूमियत से दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे उसने बिना समझे ही सब कुछ समझ लिया हो। सड़क किनारे खड़ी उस छोटी सी चाय की दुकान पर बरसों बाद एक टूटी हुई मोहब्बत ने फिर से सांस ली। बरसों से बिछड़े दो दिल आखिरकार फिर से एक हो गए थे, और इस बार सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि उस छोटे मासूम के लिए भी, जिसकी आंखों में पहली बार पूरा परिवार होने की चमक दिखाई दी। जिंदगी अक्सर दूसरा मौका देती है, लेकिन उसे पकड़ते वही हैं जो समाज की आवाजों से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से चलते हैं। राधिका और किशन ने साबित कर दिया, मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं होती, ये संघर्ष भी है, सम्मान भी है, और जिम्मेदारी निभाने का साहस भी। दोस्तों, अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या वाकई राधिका ने गलत किया? क्या एक औरत को अपनी खुशियों के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ती है, या फिर उसे भी हक है कि वो टूटकर बिखरने के बाद खुद को नए सिरे से जोड़ सके और अपनी जिंदगी उसी ताकत से जी सके जिसकी वो हकदार है? अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक भी लम्हे के लिए चुप्पी तोड़ी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें, और कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसला लेते या कुछ अलग करते? मैं आपके जवाब पढ़ रहा हूं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी यहीं से बदल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।